द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 14 जुलाई 1789 के दिन फ्रांस के बेस्टाइल जेल पर नॉर्मल जनता ने अटैक किया, जिससे सारे आर्म्स वेपन्स को ऑक्यूपाइड कर लिया गया और वहाँ से प्रिजनर्स को यानी कैदियों को रिहा कर दिया गया। बट ये सारी चीज़ें जो हुई, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न तो ज़रूर होगा। तो लेट्स बिगिन। शुरुआत होती है पॉलिटिकल कॉजेस से, यानी फ्रांस में 1774 में एक राजा था, किंग लुई 16, ओके, जिसकी शादी 24 की एज में हुई और जिससे हुई उसका नाम था मैरी एंटोनिटी, ओके। लेकिन राजा की एक ट्रेजरी थी, यानी तिजोरी, वो खाली होती जा रही थी। उसके खाली होने के पीछे कुछ रीजंस थे, जैसे वॉर, यानी ये जो राजा है काफ़ी ज़्यादा वॉर करता था। दूसरा रीज़न है पैलेस ऑफ वर्साइल का मेंटेनेंस, यानी जहाँ वो रहता था उसका पैलेस काफ़ी बड़ा था, यानी आलीशान बंगला कह सकते हैं आप। पैलेस ऑफ वर्साइल के बहुत सारे खर्चे होते थे, नौकर चाकर, ये सारी चीज़ें। थर्ड रीज़न आएगा मिसलेनियस एक्सपेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। फोर्थ अदर्स। इन सभी रीजंस की वजह से ट्रेजरी उसकी खाली हो रही थी और इसी ट्रेजरी को भरने के लिए वो कॉमन जनता पे टैक्स बढ़ा देता है। और टैक्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डेथ और दूसरा होता है टेल। डेथ होता है 1/10 ऑफ द प्रोडक्शन एंड टेल होता है डायरेक्ट टैक्स। तो होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल कॉज क्या है, यानी फ्रांस में कुछ सामाजिक तौर पे भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। जो समाज फ्रांस का था वो 3 सोसाइटी में बटा था, यानी फर्स्ट क्लर्जी, जिसे फर्स्ट स्टेट कहते थे, जिसके अंदर किंग के कहीं ना कहीं सारे लोग आते थे, चर्च के लोग आते थे। सेकंड नॉबिलिटी, जिसमें किंग और उसकी फैमिली आती थी। थर्ड कॉमन पीपल, दे आर टैक्स पेइंग पीपल, यानी यहाँ पे सारे टैक्स कौन पे करता था, कॉमन पीपल। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है समाज में बहुत ज़्यादा। थर्ड कॉमन पीपल को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था और सारे के सारे टैक्स सिर्फ इन्हीं से वसूले जाते थे, जो रिवॉल्यूशन का कॉज बनता है। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक कॉज, यानी कुछ पैसे से लेन देन से संबंधित भी चीज़ें रिवॉल्यूशन का कारण बनती है। यानी 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन थी, जो 1789 में 28 मिलियन हो गई। तो ऑब्वियसली जब पॉपुलेशन बढ़ गई है तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, और लेकिन सप्लाई अभी भी कम था और इसकी वजह से इन्फ्लेशन आ गया था, यानी महंगाई फ्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां छू रही थी। इसी के साथ साथ एक और चीज़ हो जाती है, बैड हार्वेस्ट, यानी फसल भी ख़राब हो जाती है, और तो और डिसीज़ फैल जाते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशन फ्रांस की बहुत ख़राब हो जाती है। बद से बदतर हो जाती है कि कॉमन चीज़ों के लिए, जैसे बेसिक नीड्स भी लोगों की फुलफ़िल नहीं हो पा रही थी, जैसे ब्रेड ख़रीदने के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं होते थे। इसी को सबसिस्टेंस क्राइसिस बोला जाता है, यानी जब जनता बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स को भी अफोर्ड नहीं कर पाती तो उसे सबसिस्टेंस क्राइसिस में कंसिडर किया जाएगा। तो ये सारे 3 कॉजेस आपको ध्यान रखने हैं जिससे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इन सारी प्रॉब्लम्स के चलते एक फ्रांस के अंदर एक न्यू एमर्जिंग क्लास उमड़ती है, यानी न्यू मिडिल क्लास आती है। क्योंकि ये जो मिडिल क्लास है, ये ऐसे लोग हैं जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, दे आर एजुकेटेड, दे नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और ये कहीं ना कहीं समाज में सी चीज़ें नोटिस कर रहे थे कि राजा जो कॉमन जनता के साथ कर रहा है वो गलत है, ठीक है। इनकी कुछ डिमांड्स थी, जैसे राइट्स जो दिए हुए हैं किंग के, प्रिविलेजेस को, बेसिक्स जो भी चीज़ें उन्हें मिली हुई हैं उन सभी को एंड कर देना। सेकंड, इनकी वोट की डिमांड भी थी कि वोट होना चाहिए लेकिन ओनली फॉर मैन। ये चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन की तरह गवर्नमेंट काम करे और क्लर्जी, नोबिलिटी, इन सभी की पावर को कम किया जाए।
ठीक है। और इन्हीं का सपोर्ट करने के लिए 3 फिलोसफर्स इनके सपोर्ट में आते हैं, जिसमें से पहला है जॉन लॉक। इसकी बुक आपको ध्यान रखनी है, जिसने लिखा है टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा है रूसो। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुक लिखी है। थर्ड आता है मॉन्टेस्क्यू, जिसने द स्पिरिट ऑफ लॉस की बुक लिखी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। अब देखते हैं कि टैक्स जो था वो राजा ऐसे ही नहीं बढ़ा सकता था। टैक्स बढ़ाने के लिए उसे स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी, लेकिन ये स्टेट जनरल की मीटिंग उसने लास्ट 1614 में बुलाई थी और अब वो 1789 में बुला रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। यानी अब टैक्स इम्पोज करने के लिए तीनों स्टेट से लोग आए, जिसमें फर्स्ट स्टेट से 300 लोग, सेकेंड स्टेट से 300 लोग और थर्ड स्टेट से 600 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बट यहाँ पे इसका जो मोटिव था वो था वन स्टेट वन वोट, यानी एक स्टेट में 300 लोग हैं तो उन 300 ने अगर यस किया तो उनका एक ही वोट काउंट होगा। और यहाँ पे ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट तो चाहेंगे ही कि टैक्स लगे, तो इसीलिए उन दोनों ने हाँ कर दिया और इसकी वजह से टैक्स को लगा दिया गया। लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों ने इसका अपोज किया कि वन स्टेट वन वोट नहीं होना चाहिए, वन पर्सन वन वोट होना चाहिए, जिससे कि हम मेजॉरिटी में हैं और हम जीतेंगे। लेकिन ऐसा राजा ने बिल्कुल भी नहीं किया। इसी से गुस्से में निकल के वो लोग एक जगह पे जाते हैं। 20 जून 1789 को इंदौर के टेनिस कोर्ट में वो जाके शपथ लेते हैं और वो एक अपनी नेशनल असेंबली बना लेते हैं। दे डिक्लेयर themselves एज अ नेशनल असेंबली और वो शपथ लेते हैं कि अब हम फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को बना के रहेंगे और राजा को उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। तो यही आपको ध्यान रखना है कि यहीं से पूरे रिवॉल्यूशन की शुरुआत कहीं ना कहीं हो जाती है और रिवॉल्यूशन आउटब्रेक हो जाता है। होप यू अंडरस्टैंड। एंड 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे सिंबल्स रखे जाते हैं, जैसे रेड कैप जो कि स्लेवरी को एंड करता है। इसमें और भी चीज़ें हैं, बंडल ऑफ रॉड्स जो यूनिटी को शो करता है। अब जैसे ही 14 जुलाई 1789 को रिवॉल्यूशन हुआ तो फ्रांस अब मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। यानी जहाँ पे पहले सिर्फ राजा का शासन हुआ करता था, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, लेकिन अभी भी यहाँ पे राजा ही रहेगा, लेकिन वो अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपना काम करेगा। तो इसीलिए उसे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की कहा जाता है। ओके। एंड 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में राजा की पावर को बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया, जिसके गुस्से में आके उसने कहीं ना कहीं दूसरे राजाओं के साथ मिलके सीक्रेट प्लानिंग करना चालू कर दिया, क्योंकि कोई भी राजा ये नहीं चाहेगा कि उसकी पावर्स को छीन लिया जाए। इसी के साथ हम ये देखेंगे कि अब फ्रांस के अंदर कुछ क्लब्स बनने लग गए हैं। ये क्लब वो वाले क्लब नहीं है, ये नॉर्मल क्लब है जो पहले बनते थे। इन क्लब का मेन ऑब्जेक्टिव होता था कि लोगों को कहीं ना कहीं यूनाइट करना और हमें राजा के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं अपोज करना है और हमें सीक्रेटली कुछ ना कुछ प्लानिंग्स करनी है। जिसमें एक फेमस क्लब है जिसे जैकोबिन क्लब कहा जाता है, जिसे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर ने बनाया था। और इसका ड्रेस कोड भी है जिसे सैनकुलूटोस कहते हैं। इसी में आपने देखा होगा बुक के अंदर सैनकुलूटोस कपल के नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी उनके ड्रेस कोड को सैनकुलूटोस कहते हैं। ओके। और इसमें सभी लोग जो हैं मोनार्की ख़त्म करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पे वोट का अधिकार हो। लेकिन इन्होंने वोट के लिए 2 टाइप्स के लोगों को बनाया, यानी एक एक्टिव सिटीज़न, एक पैसिव सिटीज़न। यानी एक्टिव सिटीज़न वो लोग हैं जो वोट दे सकते हैं। वो कौन से लोग हैं? वो 21 ईयर या उससे प्लस के जो मेल हैं। ओके। और वही मेल जिनके पास प्रॉपर्टी है और वो एटलीस्ट 3 डेज़ के वेजेस कमाते हैं, उन्हें ही वोट देने का राइट होगा। और पैसिव में आता है वो मैन जो कि 3 डेज़ के वेजेस नहीं कमाते या जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो मैन वोट नहीं डाल सकते। और वुमेंस एंड चिल्ड्रंस ये सारे वोट नहीं डाल सकते। तो ये सभी पैसिव के अंदर आएंगे।
ओके, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्फायर की इन सभी चीज़ों की वजह से काफ़ी पॉपुलर हो गया था ये। तो इसी की शुरुआत कहीं न कहीं होती है द रीजन ऑफ टेरर से, यानी इसका जो टाइम पीरियड था 1793 से 1794 का ही था। 1 साल के अंदर इसने ऐसा हड़कंप मचा दिया, ऐसा आतंक मचा दिया, जिससे कि लोगों के मन में डर का माहौल बैठ गया। यानी मैक्सिमिलियन रॉबेस्फायर को राजा बना दिया जाता है, और ये ऐसा राजा था जो अच्छा तो था, लेकिन ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में लोगों को हर्ट करता था, और इसका हर्ट करने का तरीका था गुलोटिन से सर काट देना, ठीक है? और ये उन्हीं लोगों को गुलेटिन से सर काटता था जो कि मोनार्की के कहीं न कहीं सपोर्ट में थे। अगर इसके खुद के भी कुछ लोग मोनार्की के सपोर्ट में होते तो ये उनके साथ भी यही करता था। तो लुई 16 का गुलोटिन से सर काट दिया जाता है, और ये प्रोसेस बार-बार होता था। यानी ये मतलब इतना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन का सपोर्टर था, डेमोक्रेसी का सपोर्टर था, कि ये मोनार्की वाले लोगों को सीधा सर काट के उनको मार देता था। तो ये सारी प्रोसेस रोज़-रोज़ होने की वजह से जनता इससे काफ़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि ये एक तरीके से डर का माहौल बनाता था। तो इसीलिए बाद में इसका भी यही हाल हुआ, और इसका भी लोगों ने गिलोटिन से सर काट दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ें हमने देखी, लेकिन वुमेंस के बारे में नहीं देखा। और वुमेंस के बारे में अभी तक हमने जहाँ पे भी देखा, वहाँ वुमेंस की ज़्यादा राइट्स हमें नहीं दिखाई दिए। तो हम देखेंगे वुमेन रिवॉल्यूशन, यानी यहाँ पे वुमेंस ने कुछ रिवॉल्यूशन किए। उसका रीज़न ये था कि उनके राइट्स नहीं मिले उन्हें, ठीक है। उन्हें समाज में वैसी प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, उन्हें वोट देने का राइट नहीं था, और सिर्फ कुछ लिमिटेड वुमेंस ही कहीं ना कहीं उन्हें समाज में रिस्पेक्ट थी, या उन्हें पढ़ने दिया जाता था। वो वही वुमेंस हैं जो कहीं ना कहीं किंग या नोबिलिटी के घरों में होती थी। रिच वुमेंस को ही ज़्यादातर ये सब करने को मिलता था। तो इसी की वजह से वुमेंस रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। अब आता है एंड ऑफ द टॉपिक, यानी इन सभी के साथ फ्रांस जो है, अब वहाँ पे स्लेवरी भी ख़त्म हो गई है, यानी दास प्रथा, जिसमें लोगों को गुलाम बना के एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट किया जाता है, और वहाँ उनसे काम करवाए जाते हैं, और उन्हें पैसे भी नहीं दिए जाते। तो ये सारी स्लेवरी जो प्रोसेस था, ये सब एंड कर दिया गया। सो इसी के साथ ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल।